नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। ये 4 भागों में बांटा जाता है। शारीरिक शिक्षा का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें जर्मनी के इतिहास से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर ही लेते हैं। जॉन बर्नार्ड बेस्टो यानी 4 भागों में बांटा जाता है। सर्वप्रथम जॉन बर्नार्ड बेस्टो क्या 1723 से 1790 तक। जॉन क्रिस्टोफर गर्ट्समस 1759 से 1839 तक। फिर फ्रेडरिक लुडविग जान, फिर क्या हमारे फ्रेडरिक लुडविग जान क्या फ्रेडरिक लुडविग जान 1778 से 1852 तक। इसके बाद हमारे एडोल्फ स्पीच हमारे 1810 से 1858 तक इनका जो है शासन माना जाता है, इनका जो है समय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे समझते हैं जॉन बर्नार्ड बेस्टो। जॉन बर्नार्ड बेस्टो का जो समय काल था 1723 से 1790 तक माना जाता है। इन्होंने डेसू नामक स्थान पर स्कूल ऑफ फिलांथ्रोपनम ये आपको खूब याद रखना है, फिलांथ्रोपनम बार बार पूछा जाता है। खोला जो पूर्णतः प्राकृतिक पाठशाला थी। ये भी आपको ध्यान रखना, कैसी पाठशाला थी ये, पूर्णतः प्राकृतिक पाठशाला थी। ठीक है, जो रूसों से प्रभावित थे और रूसो खुद NRI यानी नेचुरलिज्म के दार्शनिक थे और इसीलिए ही रूसों से प्रभावित थे और उन्होंने भी नेचर में ही एक प्राकृतिक पाठशाला खोल दी। फिलांथ्रोपनम के प्रथम टीचर जो थे जॉन साइमन थे। अब इसको आप लास्ट वाले वर्डों से याद रख सकते हैं। फिलांथ्रोपिमन पढ़ के आप जॉन साइमन पढ़ सकते हैं, यानी एक जैसा रिदम से आप आराम से इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य इस पाठशाला के उद्देश्य क्या थे? शरीर मन का सर्वांगीण विकास। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ खेल व अभ्यास की शिक्षा भी इसमें दी जाती थी। लड़के व लड़कियों गर्ल्स व बॉयज को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता था। इसमें किसमें दोस्तों? फिलांथ्रोपनम में। ठीक है, इसी समय साल्जमैन द्वारा सलेपनथाल शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। अब देखिए दोस्तों, साल्जमैन ने सलेपनथाल शिक्षण संस्थान की स्थापना कर दी। ठीक है, साल्जमैन ने 2 बुकें लिखी। दो बुक लिखी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर हाई स्कूल। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी? सिस्टम और मैनुअल, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक। सिस्टम जैसे हम किसी कंप्यूटर या सिस्टम को चलाते हैं तो उसे मैनुअल पर कर देते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, सिस्टम मैनुअल। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यापक कार्ल आंद्रे थे। इन्होंने जो सलेपनथाल शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी दोस्तों, कब ये की थी इन्होंने? 1785 कितने 1785। ठीक है 1785। 1 मिनट इनका समय था, चलो देख लेना दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यापक कार्ल आंद्रे थे। ठीक है, स्लेपनथाल के थाल और काल ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक, जॉन क्रिस्टोफर गठमत यही तो है जर्मनी में ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक। इनको ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक भी कहा जाता है। और जॉन बर्नार्ड बेस्टो की बात करें तो ये आधुनिक
शारीरिक शिक्षा के पितामह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जॉन क्रिस्टोफर गटमथ को ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता है। गटमथ ने 2 पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी? जिम्नास्टिक फॉर द यंग और गेम 105। ठीक है, जैसे ये दादा हैं और वैसे इनके नाम में ही इनकी पुस्तकें छिपी हैं। गटमथ से आप याद रख लो दोस्तों, जिम्नास्टिक फॉर द यंग, और मर्स से में गेमे का गेमे। ठीक है, यानी गेम 105। आगे महत्वपूर्ण तथ्य, शारीरिक शिक्षा को शारीरिक कल्चर के लिए, इनका मुख्य उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा को शारीरिक कल्चर के लिए क्या करना? बढ़ावा देना, संरचनात्मक अभ्यास विकास करना, यानी इन्होंने स्ट्रक्चरल अभ्यास का विकास किया, जैसे चढ़ना, कूदना, तैरना, कुश्ती आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रेडरिक लुडविग जॉन। क्या? फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में देखते हैं दोस्तों। फ्रेडरिक लुडविग जॉन क्या थे? इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है टन प्लाजा के बारे में। इन्होंने 1911 में टन प्लाजा यानी टनबेरियन मूवमेंट खोला। शारीरिक शिक्षा में क्या? शारीरिक शिक्षा के लिए इन्होंने टनबेरियन मूवमेंट खोला, और जिसके खिलाड़ी को टर्नर कहा जाता था। जिसके खिलाड़ी को क्या कहा जाता था? जिसके खिलाड़ी को टर्नर कहा जाता था। टर्नबेरियन मूवमेंट और खिलाड़ी टर्नर। इनकी पुस्तक भी लिखी है एक, क्या? जर्मन जिम्नास्टिक। ठीक है दोस्तों, जर्मन जिम्नास्टिक। इन्होंने आधुनिक जिम्नास्टिक, ये कमाल के आदमी थे फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ठीक है, इन्होंने आधुनिक जिम्नास्टिक पैरेलल बार, जो दोस्तों पैरेलल बार है, ये इन्हीं की देन मानी जाती है। ठीक है, रिंग्स और पामेल हॉर्स भी इनकी देन मानी जाती है। किनकी? पामेल हॉर्स लुडविग जॉन की। आदि जिम्नास्टिक का आविष्कार इन्होंने ही किया। टर्नर जिम्नास्टिक को, ठीक है, टर्नर जिम्नास्टिक शारीरिक प्रशिक्षण व देशभक्ति जिम्नास्टिक थी। टर्नर जिम्नास्टिक थी जो दोस्तों, जो टर्नर थे, जो खिलाड़ी थे, वो टन प्लाजा में क्या करते थे? जिम्नास्टिक सीखते थे। वो उसमें शारीरिक प्रशिक्षण व देशभक्ति जिम्नास्टिक थी। ठीक है, टनबेरियन क्लब ने नेपोलियन के खिलाफ एक बड़ा हब बन गया। टनबेरियन क्लब जो था, टनबेरियन क्लब जो था दोस्तों, वो नेपोलियन के खिलाफ एक बड़ा हब बन गया। नेपोलियन उस समय क्या था? उस समय शासन, नेपोलियन का उस समय वहां पर शासन था। ठीक है, टनबेरियन आंदोलन ने आधुनिक शारीरिक शिक्षा में आधुनिक जिम्नास्टिक को जन्म दिया। जैसा कि हमने चर्चा किया था, आधुनिक जिम्नास्टिक में पैरेलल बार, रोमन रिंग्स, पामेल हॉर्स आदि जिम्नास्टिक का आविष्कार किसने किया? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने। और फ्रेडरिक लुडविग जॉन को आधुनिक शारीरिक शिक्षा, आधुनिक जिम्नास्टिक को जन्म दिया, इसीलिए इन्हें इनका जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद हम आइए दोस्तों अब आगे की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, एडोल्फ स्पीच जो है 1810 से 1858 तक इनका शासनकाल रहा, यानी इनकी जो शासन था। ठीक है, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। एडोल्फ स्पीच जर्मनी के थे, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक, प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी। किन्होंने? एडोल्फ स्पीच ने दोस्तों। किसने? एडोल्फ स्पीच ने। इसके बाद ठीक है, इन्होंने और क्या क्या किया था? एडोल्फ स्पीच ने शारीरिक शिक्षकों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। इसके साथ साथ ही इन्होंने बुक लिखी। 1848 में जिम्नास्टिक व्यायाम को शिक्षा के एक अंग के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 1851 में
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक, क्या रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना 1851 में हुई और जिसके प्रथम निदेशक बॉन रोथस्टेन थे। बॉन रोथस्टेन थे। इसके बाद कुछ समय बाद कार्ल डायम का शासनकाल आया। कार्ल डायम का भी शासनकाल आया, ठीक है। 1882 से 1962 तक ये जर्मनी में इन्होंने शारीरिक शिक्षा में बहुत योगदान दिया, ठीक है, इन्हीं के प्रयास से, ठीक है। 1936 में सर्वप्रथम तो इन्होंने 1936 बर्लिन, क्या 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में इन्होंने निर्देशक के रूप में कार्य किया। किसके निर्देशक के रूप में क्या किया दोस्तों? निर्देशक के रूप में इन्होंने क्या किया? कार्य किया, ठीक है, जर्मनी में। फिर इन्होंने अपने अथक प्रयास से 1972 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में दोस्तों क्या जर्मनी को थर्ड स्थान रहा। इनके प्रयास से मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो 1972 में हुआ उसमें जर्मनी का थर्ड स्थान रहा, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इसके कुछ समय बाद इनका नाजी काल शुरू हो जाता है। नाजी काल दोस्तों 1919 से 1945 तक, यानी इसको हिटलर का समय है वो माना जाता है, ठीक है दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का समय माना जाता है। इसके बाद दोस्तों लगभग जर्मनी का इतिहास हमारा जो है लगभग कंप्लीट हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने सब लगभग कवर कर लिया है। इसके बाद कार्ल डायम ने दोस्तों एक खेल प्रयोगशाला भी खोली थी, क्या इन्होंने एक खेल प्रयोगशाला भी खोली थी, खेल प्रयोगशाला खोली। और वो कब खोली थी दोस्तों? इन्होंने 1920 में। कहाँ खोली? कहाँ के थे ये? जर्मनी के, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जर्मनी का इतिहास लगभग दोस्तों सारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जर्मनी का इतिहास हमारा समझ में आया होगा। अब आप कृपा करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।